हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था क्राउन रूल के बारे में और कंपनी रूल के बारे में। क्राउन रूल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके इंडिया के गवर्नेंस को अपने हैंड्स में ले लिया था और डायरेक्ट रूल किया था। तो डायरेक्ट रूल करते करते उन्होंने काफ़ी कानून पास किए थे। तो उन कानूनों में से एक कानून के थ्रू वो लेकर आए थे इंडिया में डायरची का सिस्टम। तो एक नया सिस्टम लेकर आए थे वो इंडिया में डायरची का। तो आज हम इस अपनी वीडियो में डायरची के सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे कि डायरची का सिस्टम क्या है, इसको इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, इसकी वर्किंग क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, वो सब हम अपनी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो आप मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बात करें डायरची की, तो डायरची एक ऐसा सिस्टम है जो कि रेफ़र करता है फॉर्म ऑफ डुअल गवर्नेंस, यानी कि दो की गवर्नेंस। और इस सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर को टू सेपरेट अथॉरिटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी, जिस पावर से हमारे सिस्टम में पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी, उसको टू सेपरेट अथॉरिटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है और इस फॉर्म को बोलते हैं डायरची। डायरची का अगर ओरिजिन देखें तो इसका ओरिजिन 2 ग्रीक वर्ड्स से हुआ था। इस 2 ग्रीक वर्ड्स हैं डी और अर्खिया। डी का मतलब होता है डबल और अर्खिया का मतलब होता है रूल, यानी कि 2 का रूल। तो उससे बना डायरची। अब हम पढ़ते हैं कि ये सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट कैसे हुआ। इस सिस्टम को इंडिया में प्रपोज करने वाले थे सर लियोनल कर्टिस, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल और ऑथर थे। इस सर लियोनल कर्टिस को फादर ऑफ डायरची भी बोला जाता है। तो इन्होंने इस सिस्टम को प्रपोज किया था और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जिसे मोंटेक लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। सर मोंटेक उस टाइम सेक्रेटरी थे और लैम्सफोर्ड वाइसराय ऑफ इंडिया थे। तो उनके नाम से इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नाम मोंटेक लैम्सफोर्ड रिफॉर्म पड़ा और इस एक्ट से इंडिया में डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, पर इसकी ज़रूरत क्या थी कि इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले कारण है कि सर एडविन मोंटेक ने 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन की थी। इस डिक्लेरेशन को करने का पर्पस क्या था कि उस समय वर्ल्ड वार 1 चलने वाली थी और जिसमें ब्रिटिश को हमारी इंडिया की सपोर्ट की ख़ास ज़रूरत थी और उन्हें इंडिया के सोल्जर्स की भी ज़रूरत थी। तो इसीलिए उन्होंने इंडिया का कॉन्फिडेंस लेने के लिए, इंडिया का विश्वास जीतने के लिए एक डिक्लेरेशन की। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेकर आएंगे। तो डायरची उसको इम्प्लीमेंट करने का एक ज़रिया था, उस प्रॉमिस को पूरा करने का एक ज़रिया था डायरची। दूसरा कारण ये है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने क्लेम किया कि ये एक डायरची सिस्टम एक तरह हमारे इंडियन पॉलिटिशियन का एक ट्रेनिंग पीरियड है, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता था कि हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन लीडर इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो हमारे भारत की गवर्नेंस को चला सके। तो उन्होंने डायरची सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हुए एक क्लेम किया कि ये इंडियन पॉलिटिशियन का एक ट्रेनिंग पीरियड है, एक तरह काइंड ऑफ अ प्रोबेशन पीरियड, जिसमें वो अपने आप को कैपेबल बनाएंगे कि वो इंडिया के गवर्नेंस को पूरे तरीके से चला सके। तो उनको इसको इसीलिए भी इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा कारण ये है कि ब्रिटिश ने अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए भी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इस सिस्टम से उनका क्रिटिकल फील्ड पे पूरा अथॉरिटी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। वो हम सब पढ़ेंगे कि कैसे उनकी क्रिटिकल फील्ड पे अथॉरिटी थी, जिससे ब्रिटिश इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसीलिए एक डायरची सिस्टम एक उसका सेफ गार्ड था, तो जिसके कारण इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया।
अब डायआरची इंडिया में काम कैसे करेगी। तो इस सिस्टम का कोर फीचर क्या था कि इस सिस्टम ने एक बिल्कुल सख्त और आर्टिफिशियल विभाजन कर दिया। किसको विभाजित कर दिया? प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव को, यानी कि जो क्षेत्रों की एग्जीक्यूटिव थी तो उनको दो स्वतंत्र भागों में बांट दिया। इसका एक प्रोमिनेंट फीचर था इस डायआरची का। दो भाग कौन थे? एक तो रिजर्व्ड साइट थी और एक ट्रांसफ़र साइट थी। इन दो भागों में डायआरची ने प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव को डिवाइड कर दिया। अब हम डायआरची के स्ट्रक्चरल स्प्लिट को पढ़ते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। तो इस सिस्टम ने क्या किया, जो प्रोविंसेस, जो क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ का प्रशासन था, उसके जो मैटर थे उसको 2 डिस्टिंक्ट लिस्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि 2 अलग अलग सूचियों में मैटर्स को डिवाइड कर दिया। और जो ये मैटर थे, अलग अलग सूचियाँ थी, अलग अलग रूल्स से चलेंगी, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स से चलेंगी और उनका लीडर भी अलग अलग होंगे अंडर दी सेम ब्रिटिश गवर्नर। यानी कि ऊपर ब्रिटिश गवर्नर सेम होगा, उसके अंडर जो लीडर होंगे इन सूचियों के, 2 अलग अलग सूचियों के, इनके लीडर्स अलग अलग होंगे और रूल्स भी अलग अलग होंगे। तो वो हम पढ़ते हैं कैसे इनके रूल्स अलग होंगे। तो जो इसके पोर्टफोलियोज़ थे रिजर्व साइड के और ट्रांसफ़र साइड के, सबसे पहले जो पोर्टफोलियोज़ में डिफरेंस होगा वो होगा कि जो रिजर्व साइड के पोर्टफोलियोज़ होंगे वो थे फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, प्रिजन, इरिगेशन, ये सब रिजर्व साइड में पोर्टफोलियोज़ थे। और जो ट्रांसफ़र साइड पोर्टफोलियो थे वो थे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर और पब्लिक वर्क्स, ये सब ट्रांसफ़र साइड में होंगे। अब इनको रन कौन करेगा, इनको चलाएगा कौन? तो उसमें जो रिजर्व साइड के पोर्टफोलियोज़ है उसको गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रन करेगी और ट्रांसफ़र साइड को रन करेगी गवर्नर और इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर। जो इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर हैं वो कहाँ से आएंगे? जो क्षेत्र की विधान पालिका होंगी उनमें से कुछ लीडर चूज़ किए जाएंगे और वो गवर्नर के साथ इन मैटर्स पर काम करेंगे, इन मैटर्स को रन करेंगे। और जो दूसरी साइड है, रिजर्व साइड है, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन थे? मेनली ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स मिलके गवर्नर के साथ रिजर्व सब्जेक्ट्स को चलाएंगे। तो ये था। अब अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जो रिजर्व साइड थी उसमें से वो इंडियंस में को बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं होगी, वो सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट को अकाउंटेबल थे। और जो लोकल लेजिस्लेचर है वो उनको रिमूव नहीं कर सकती। अगर वो कोई अगर ऐसा सिस्टम चलाते हैं, कोई एक्ट पास करते हैं तो वो उनको रिमूव नहीं कर सकती। लेकिन रिजर्व साइड में जो इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर हैं वो फुली अकाउंटेबल थे। वो उनके एक्ट्स पे उनको क्वेश्चन भी होगा, उनको सेंसर भी किया जाएगा, उनको आउट ऑफ वोट भी किया जाएगा। जो विधान पालिका चुनी गई थी वो ऐसा कुछ कर सकती है। तो एक ये वाली साइड एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ थी। और ये वाली साइड अपने आप से कोई भी काम कर सकती है, उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ अकाउंटेबल है। तो हम देखते हैं कि डायआरची के थ्रू एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सामने आई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई डायआरची में। पर वो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी वो आधे भाग के लिए ही थी, आधे भाग में। तो इस सिस्टम ने क्या किया, गवर्नेंस को पैरालाइज कर दिया। गवर्नेंस जिसके कारण नहीं चली, जो पॉलिसीज़ थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई अच्छे से। क्यों? वो हम सब देखेंगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि कैसे इसने सिस्टम को पैरालाइज कर दिया, जिसके कारण जो डायआरची थी वो फेल होगी प्रोविंसेस में। अगर हम बात करें पोर्टफोलियोज़ की, जो ये मैटर्स थे जिनको अलग अलग लिस्ट में डाला गया था, 2 अलग अलग लिस्ट में, वो कहीं ना कहीं आपस में इंडिपेंडेंट थे, वो एक दूसरे से अलग नहीं थे, एक दूसरे पे कुदरती तौर पे डिपेंडेंट था। जैसे कि सपोज कीजिए एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट।
अगर हम एग्जांपल लें कि सपोज़ कीजिए कि आप किसी एरिया में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो आप वहाँ पे किसी एरिया में सूखा पड़ गया है और वहाँ पे वहाँ के किसानों की हेल्प करना चाहते हैं। तो उनकी हेल्प आप कैसे कर सकते हैं? नई वैरायटी ऑफ वीट को इंट्रोड्यूस करके वहाँ की फसल को बढ़ा के आप वहाँ पे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, किसानों की हेल्प करना चाहते हैं। तो वहाँ पे नई फसल को उगाने के लिए अकेले सीड्स से तो कुछ नहीं बनेगा, तो उनको पानी भी चाहिए, लोग फार्मर्स को पानी चाहिए। अब पानी जो इरिगेशन और कैनाल है वो है एक रिजर्व सब्जेक्ट में। रिजर्व सब्जेक्ट कौन चला रहा है? गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें क्या है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं और वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंडियन मिनिस्टर को अगर ड्राउट प्रोन एरिया में फार्मर्स की हेल्प करनी है तो कहीं ना कहीं उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद से कैनाल गेट्स को अपने आप ओपन नहीं कर सकता। उसको ऑफिशियली लिखना पड़ेगा, रिजर्व साइट को प्रपोजल देना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाइए, नए चैनल खोल के नए चैनल्स खोल के वहाँ पे पानी की उपलब्धता कराइए जहाँ से नई वैरायटी को उगाया जा सके। लेकिन अगर ब्रिटिश काउंसिल डिसाइड करेगा कि वो वहाँ पे कैनाल खोदना कोई उनकी फाइनेंशियल प्रायोरिटी नहीं है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है, जो वहाँ पे हमने नई वीट को इंट्रोड्यूस करना है, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके लिए वो प्रायोरिटी ना हुआ तो वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो इससे सिस्टम क्या है, पॉलिसी प्रॉपर से एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोजेक्ट प्रॉपर से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इससे गवर्नेंस पैरालाइज हो जाएगी। हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जो फाइनेंस था वो भी रिजर्व सब्जेक्ट में था और एजुकेशन था वो रिजर्व सब्जेक्ट में थी। अगर आप किसी जगह पे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं और वहाँ पर आपने कुछ रूरल एरिया में प्राइमरी स्कूल को ओपन करना है ताकि वहाँ पे लिटरेसी इम्प्रूव हो सके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आपके पास अथॉरिटी तो है कि हाँ आप वहाँ का करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं, नए टीचर्स को हायर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ट्रेजरी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंस है वो एक रिजर्व सब्जेक्ट है जो कि गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास था। अब वहाँ पे स्कूलों को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, ईंटें चाहिए, टीचर्स की सैलरी है, वो कहीं ना कहीं फाइनेंस मेंबर ही सैंक्शन कर सकता है, इंडियन मिनिस्टर खुद से नहीं कर सकता। तो वैसे भी डायरची में क्या हुआ था, जो हिस्ट्री थी वो ये बताती है कि जो ब्रिटिश फाइनेंस मेंबर थे वो हमारे जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के लिए जिसमें हमारे इंडियन मिनिस्टर्स थे उनके लिए जो फ़ंड था उनको रिजेक्ट कर रहे थे, फ्रीक्वेंटली रिजेक्ट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जो ये फ़ंड है, जो पैसा है, वो रिज़र्व प्रायोरिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के लिए। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में ज़्यादा थे नेशनल बिल्डिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लेकिन उन्होंने अपनी प्रायोरिटी दी पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो उनके लिए जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट थे जिनमें पैसा वो लगा रहे थे वो थे रिजर्व सब्जेक्ट। तो इससे भी सिस्टम को पैरालाइज हो गया, क्योंकि वहाँ पे फंड ही नहीं आए तो पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तीसरा हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं कि मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी में, कि जो मिनिस्टर के नीचे ब्यूरोक्रेसी थी उनमें भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, तो उनके वजह से भी काम नहीं हो पा रहे थे, पॉलिसी एग्जीक्यूट्स नहीं हो रही थी। जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई इंडियन मिनिस्टर है पब्लिक हेल्थ का, स्वास्थ्य का मंत्री है, उसने देखा कि किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सीवियर डिजीज़ आउटब्रेक हो गया है, यानी कि वहाँ पे बहुत भयंकर बीमारी आ गई है, और वो वहाँ पे उस बीमारी को संभालने के लिए एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर को वहाँ पे भेजना चाहता है कि वहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर जाए और वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करे। लेकिन क्या है, जो ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे ये इंडियन मेडिकल सर्विस से बिलोंग करते थे, और जो ये कैडर था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे। वो इंडियन मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो ब्यूरोक्रेसी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर हैंडल कर रहे थे।
यानी कि इस सिस्टम में डायरची के रूल में जो इंडियन मिनिस्टर था वो इन ऑफिसर्स को ना इन ऑफिसर पे कोई कार्रवाई कर सकता था, ना इनको ट्रांसफ़र कर सकता था, और ना ही इनके डिसीज़न को ओवर रूल कर सकता था गवर्नर की मंजूरी के बिना। उसको गवर्नर की मंजूरी चाहिए थी इनके ऊपर कोई भी काम करने के लिए। तो जो ये ब्यूरोक्रेट्स थे, जो ये ऑफिशियल्स थे मिनिस्टर्स के नीचे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उनकी प्रमोशन है और उनकी जो प्रोटेक्शन है वो इंडियन गवर्नर से आ रही है, ना कि इंडियन मिनिस्टर से। यानी कि वो इंडियन गवर्नर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंडियन मिनिस्टर नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो ये सेक्रेटरीज थे, मेडिकल ऑफिसर, कोई भी सेक्रेटरी था, वो अपने मिनिस्टर को बाईपास कर रहा था और फाइल सीधा गवर्नर के पास लेकर जा रहा था, क्योंकि उनको पता था कि मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करे, कोई कानूनी कार्रवाई करे। वो सारी पावर है गवर्नर के पास। तो गवर्नर को ही सबॉर्डिनेट था, ना कि इंडियन मिनिस्टर को, जिसके कारण पॉलिसीज़ या फिर कोई भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस सिस्टम की फ्रस्ट्रेशन में एक मिनिस्टर थे मद्रास प्रेसिडेंसी में एक मिनिस्टर थे के.वी. रेड्डी नायडू। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इस सिस्टम की तरफ कटाक्ष करते हुए कहा था कि मैं एक मिनिस्टर हूँ डेवलपमेंट माइनस फॉरेस्ट, यानी कि डेवलपमेंट मैंने करनी है, लेकिन मेरे पास फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो मैं उससे डेवलपमेंट कैसे करूँगा। मैं एग्रीकल्चर का मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरे पास इरिगेशन नहीं है, सिंचाई नहीं है, तो इरिगेशन के बिना एग्रीकल्चर कैसे डेवलप होगी। मैं इंडस्ट्री का मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरे पास फैक्ट्री, बॉयलर और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक डेवलपमेंट मिनिस्टर कितना इफेक्टिव होगा इस कंडीशन में, क्योंकि उसके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है, तो वो दूसरे एरिया में कैसे फ्लोरिश करेगा, दूसरे एरिया को कैसे डेवलप करेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो डायरची थी वो अल्टीमेटली ये डायरची फेल हो गई और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि अब डायरची फेल हुई है तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रिंसिपल था, उसको वायलेट कर रही थी। जो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी जिम्मेवारी है, वो फाइनेंशियल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से अलग नहीं हो सकती। जब तक हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं होगा और जब तक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं होगी, हमारे पास कोई पावर नहीं होगी, तो हम कैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। तो पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डील विदाउट पावर। तो हम अपनी वीडियो में डायरची को पूरे अच्छे से समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।